नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों का। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक, मंत्रिमंडल की बैठक में पास हुए 17 प्रस्ताव। नई आबकारी नीति को भी दी गई मंजूरी। स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक मिलेंगे, गृह सचिव शैलेश बगोली ने दी जानकारी। तो चलिए आपको बताते चले, गृह सचिव शैलेश बगोली ने जानकारी दी जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने बड़े फैसले लिए। साथ ही आपको बताते चले, मंत्रिमंडल की बैठक में पास हुए 17 प्रस्ताव। नई आबकारी नीति को भी दी गई है मंजूरी। स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक मिलेंगे। गृह सचिव शैलेश बगोली ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें नई आबकारी नीति को भी दी गई मंजूरी। स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक मिलेंगे। वहीं गृह सचिव शैलेश बगोली ने सारी जानकारी दी। जहां आपको बता दें, मंत्रिमंडल की बैठक में पास हुए 17 प्रस्ताव। नई आबकारी नीति को भी दी गई मंजूरी। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई है ये बैठक। द्वारा जो एकीकृत पेंशन योजना यूपीए विभाग का मत था ट्राउट प्रोत्साहन योजना। ट्राउट प्रोत्साहन योजना विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई है। ये हमारे प्रदेश में ट्राउट पालन को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना है। ये योजना लगभग 200 करोड़ की ये योजना है। इसमें जो हमारे मत्स्य पालक हैं उनको 5 साल तक के लिए इनपुट सपोर्ट दिया जाएगा। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेस वेस बोलते हैं जिसको, उसका निर्माण करने के लिए भी मदद दी जाएगी इसमें। और इसके अलावा इसमें इनपुट सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो सुचारू रूप से अपनी फार्मिंग कर सकें। तो इसके अलावा राजस्व विभाग का मत था, जिसमें उधम सिंह नगर में प्राक फार्म की जो सीलिंग की भूमि है लगभग 1354 एकड़, उसको सिडकुल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए देने पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज सहमति दी गई। सदरता कार्मिक विभाग का ये मत है, सदरता अधिष्ठान में ट्रैप की कार्रवाई करने के लिए एक रिवॉल्विंग फंड बनाया था। उस रिवॉल्विंग फंड को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में नियमावली प्रस्तुत की गई थी कार्मिक विभाग के द्वारा, जिसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज अनुमोदन दिया। गौला, कोसी, दाबका, नंधौर नदियों में जो बिक्री दर है उसको संशोधित करने के बारे में भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें अलग अलग मदों में धनराशि ली जाती है, जैसे सुरक्षा एवं सीमांकन शुल्क है, और तौलाई और RFID के लिए शुल्क है, और लाभांश और परिचालन के संबंध में शुल्क है। तो उसको संशोधन करने पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। विकास विभाग का मत था, इसमें मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना में कुछ नए प्राविधान जोड़ने पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें प्रथमतः जो है विभिन्न कार्यशालाओं, कार्यक्रमों, महिला सम्मान कार्यक्रम लागू करने के लिए योजना में लगभग 2.3 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो क्लस्टर स्तरीय संगठन है CLF जिसको बोलते हैं, उसमें महिलाओं की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसको संचालन करने के लिए 15.4 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा लखपति दीदी बनाए जाने के उद्देश्य से जो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर हैं उनके माध्यम से मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल हेतु अल्मोड़ा और हवालबाग में जो सेंटर चल रहे हैं उनमें 25 लाख की अतिरिक्त धनराशि इसमें दी जाएगी। इसके अलावा डिजिटल MIS को लागू करने के लिए 140 क्लस्टरों में 500 ई-बुक कीपरों हेतु टैबलेट प्रदान करने की भी इसमें व्यवस्था दी गई है, जिसके लिए 75 लाख की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 2 सरस मेलों में जो सरस मेले होते हैं इसमें 11.12 लाख रुपए जो है अतिरिक्त रूप से सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। 0.5 रुपए किया गया है। इसी तरह से बाकी नदियों के लिए भी किया गया है। और लाभांश और परिचालन में भी पहले टोटल 4.91 था, अब जो है उसको 85 पैसे और 4.56 पैसे किया गया है। इसके अलावा ये अगला मद है पुलिस, ये भी गृह विभाग का मद है। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान, अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतर वेतनमान के जो नए परिष्कृत हुए थे उनके संबंध में नियमावली प्रख्यापित का प्रस्ताव था, जिस पे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई है। इसके अलावा अगला मत था ये
तो वहीं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में दी गई सहायता राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। रेखा आर्या ने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश की अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को लाभ मिलेगा। योजना में पात्र महिलाओं को अधिकतम 2 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। लाभार्थियों को सिर्फ 25% राशि ही अपने पास से व्यवसाय में निवेश करनी होगी। रोजगार का जो उनका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पे बेहद खुशी हो रही है कि आज कैबिनेट में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना आज कैबिनेट में टेबल हुई। और जब कैबिनेट में टेबल हुई तो निश्चित रूप से इस पूरे प्रस्ताव में हमारे प्रदेश की जो एकल महिलाएं हैं, जो चाहे विधवा महिला के रूप में हो, चाहे अविवाहित महिला के रूप में हो, निराश्रित महिला के रूप में हो, परित्यक्ता महिला के रूप में हो, अथवा तलाकशुदा महिला के रूप में हो, अथवा ऐसी महिला जो विकलांगता के रूप में हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है एकल महिला के रूप में मान्यता मिली है। और इन महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ में उनको विभाग के द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा। उनकी परियोजना या उनका जो भी स्वरोजगार का जो उनका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पे 75% की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाएगी। और निश्चित रूप से ये इसकी एक लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की धनराशि अंतिम रखी गई है। और इसके साथ ही हम पूरे प्रदेश भर की तो वहीं जोशीमठ के आपको बता मलारी नीति बॉर्डर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पहाड़ के टूट जाने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दोपहर को 2 बजे के लगभग जोशीमठ मलारी के मध्य रैणी गांव के समीप एक बड़ा पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे नीति बॉर्डर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। मार्ग अवरुद्ध होने से सेना के वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। बीआरओ के तहत मार्ग खोले जाने के प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। तो वहीं जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि इस घटना में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मार्ग को खोलने का कार्य शुरू किया गया है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक कदम ने समान नागरिक अधिकारों और एक समान न्याय व्यवस्था की नींव रखी है। उत्तराखंड में लागू हुए नए यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत विवाह विच्छेद का पंजीकरण अब ucc.uk.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में नागरिकों को ucc.uk.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं को आधार नंबर और OTP के जरिए पंजीकृत करना होगा। जानकारी की पुष्टि के बाद UCC ID प्राप्त होगी, जिससे लॉगिन करके आवेदन जमा किया जा सकेगा। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन UCC पोर्टल ucc.uk.gov.in पर जाकर संबंधित फॉर्म डाउनलोड कर अपने नजदीकी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यदि विवाह विच्छेद UCC लागू होने के बाद हुआ है तो पहले विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, लेकिन यदि विवाह विच्छेद UCC लागू होने से पहले हुआ है तो विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये ऐतिहासिक कदम न्याय, समानता
और पारदर्शिता की नई मिसाल है। उत्तराखंड भारत के लिए एक मॉडल राज्य बन चुका है और अब पूरा देश इसकी ओर देख रहा है। यूसीसी, सबके लिए समान कानून, सबके लिए न्याय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं पुलिस लाइन देहरादून में आरक्षी जनपदीय पुलिस पीएसी आईआरबी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस शारीरिक परीक्षा के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के तहत भर्ती प्रक्रिया का जायजा लिया गया। इस दौरान एसएससी देहरादून ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों और का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें दक्षता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही आपको बताते चले, उन्होंने खुद को बॉल थ्रो कर उनको प्रोत्साहित भी किया। अभ्यर्थियों के समक्ष उन्होंने खुद बॉल थ्रो कर उन्हें प्रोत्साहित किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पुलिस पीएसी आईआरबी भर्ती की परीक्षाओं का उन्होंने निरीक्षण किया। शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित, जहां पुलिस अधीक्षक ने खुद दी शुभकामनाएं। पुलिस पीएसी आईआरबीसी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। तो वहीं चमोली जिले के नाखोली गांव में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के हो रही देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। लंबे समय से स्वीकृति सड़क पर कार्य शुरू नहीं होने से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क एवं ग्राम विकास संघर्ष समिति के बैनर तले बाजार में जुलूस निकालते हुए तहसील कार्यालय के मार्च कर निकाला। साथ ही आपको बताते चले, तहसील कार्यालय के सामने उन्होंने मार्च निकाला। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि यदि सड़क निर्माण का कार्य जल्द से जल्द शुरू नहीं हुआ तो वे आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों सहित सभी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। वहीं समिति ने अध्यक्ष श्याम सिंह भिष्ट और अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि विधायक भूपाल राम टंटा की निष्क्रियता के कारण इस महत्वपूर्ण कार्य में देरी हो रही है। तो वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से सड़क निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति देने का आग्रह किया। वहीं पुलिस प्रशासन ने आंदोलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। स्थानीय विधायक जी आज तक उन्होंने हमें अपने शकल तक नहीं दिखाया और मैं उनके घर पर कई बार गया हूँ। 2 बार मैं उनके घर पर गया हूँ, हाथ जोड़ के बोला हूँ, विनती किया हूँ, हमारे गांव वाले आपको बुला रहे हैं, हमारी मांगे कब सुनेंगे। आप हमेशा मांग के लिए कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, परंतु अभी तक आज तक किया नहीं। ये पहला विधायक है जो हमारे गाँव में नहीं आए हैं, इसके लिए बड़ी दुख की विषय है और इसमें मैं ज़्यादा न कहते हुए क्षमा करता हूँ। सुनीता गोसाई, हम यहाँ रोड के बारे में आ रखे हैं। तो 2014 से हमारे यहाँ सर्वे हो रही है, रोड की मांग हो रही है और अभी तक पूरा नहीं हुई है। झूठा आश्वासन दे रहे हैं सरकार। हर बार चुनाव के टाइम पर तो पूरे आ रहे हैं, चुनाव के टाइम पे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, बोले कि हमें वोट दो, हम तुम्हें रोड देंगे। पर 2014 से हमें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, तब तक हमारे गाँव में रोड नहीं है। अभी तक पूरे गाँव रोड से जुड़ चुके हैं, हमारा गाँव बीच में अकेला छूटा है। साणकोट, दीवार, वहाँ से ईड़ा, पूरी जगह रोड चले गई, पर हमारा गांव बीच में अकेला छूट गया है। हमारे गांव से रोड की दूरी 3 किलोमीटर है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जहां अब लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। यूसीसी पोर्टल ucc.uk.gov.in के माध्यम से लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण ऑनलाइन या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार
ऑफलाइन कराया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में नागरिक ucc.uk.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं को रजिस्टर करेंगे। इसके लिए आवेदककर्ता को अपना आधार कार्ड नंबर और ओटीपी प्रदान करना होगा। ओटीपी के माध्यम से जानकारी की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद एसएमएस के माध्यम से मिली यूसीसी आईडी पर लॉगिन करके आवेदनकर्ता रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए आवेदक यूसीसी पोर्टल पर जाकर संबंधित फॉर्म डाउनलोड करके इसे भरने के बाद संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने की दो मुख्य परिस्थितियां हैं। पहली स्थिति में उत्तराखंड में रहने वाले ऐसे लोग आएंगे जो लोग पहले से ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और दूसरी स्थिति में ऐसे जो भविष्य में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के इच्छुक हैं, लेकिन अभी तक इन्हें रहने के लिए साझा आवास नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में आवास की खोज के लिए इच्छुक व्यक्ति पोर्टल पे आवेदन कर न्यूनतम 30 दिन अधिकतम 45 दिन का अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में वे उपयुक्त आवास खोजकर अंतिम पंजीकरण करा सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराने का उद्देश्य समाज में पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यूसीसी, सबके लिए समान कानून, सबके लिए न्याय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं बीएसएनएल ने अपने फाइबर वाईफाई उपभोक्ताओं के लिए आईपीटीवी सेवा लॉन्च कर दी है, जिससे उपभोक्ता बिना सेटअप बॉक्स के अपने टीवी पर 500 से अधिक चैनल का आनंद ले सकेंगे। मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए भी बीएसएनएल ने बीआईटीवी पेश किया है, जिससे ओटीटी प्ले ऐप डाउनलोड कर भक्ति से लेकर मनोरंजन तक कई ओटीटी प्लेटफॉर्म का लाभ बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उठाया जा सकता है। ये सेवा 31 मार्च तक बीएसएनएल उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त उपलब्ध होगी रहेगी। इस नई सुविधा के तहत बीएसएनएल उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल नंबर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सप्लाई, स्काइप और प्रो ऐप डाउनलोड करना होगा। 5G सर्विसेज, 4G सर्विसेज सब कुछ बेहतरीन अपनी ऊंचाइयों को छू रही है। साथ ही हम लोग जो है आज अपने फाइबर टीवी के स्टार्ट कर रहे हैं, टीवी लॉन्च करने जा रहे हैं फाइबर के ऊपर सर्विसेज, और बहुत ही इकोनॉमिक सर्विस है। आम आदमी को जनसाधारण सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ही न्यूनतम रेट्स पे सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, और क्वालिटी ऑफ सर्विस को भी मेंटेन करने के लिए हमारा कई TIP से समझौता हो रखा है। सेवाओं में किसी प्रकार की शिकायत या त्रुटि नहीं पाई जाएगी। इस विश्वास के साथ आज हम आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं, आम जन का आह्वान करते हैं कि हमसे जुड़े और भारत सरकार की सेवा से जुड़ के भारत राष्ट्र के निर्माण में सहयोग प्रदान। तो वह राज्य के हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। चमोली जिले में पिछले दिनों हुए हिमस्खलन की घटना को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। पर्यटकों को स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के लिए उन्हें फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम साफ होने के बाद ही पर्यटकों को हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में जाने की अनुमति दी जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड के माणा क्षेत्र में आए एवलांच में 56 मजदूर बर्फ में फंस गए, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 86 लोगों को सकुशल निकाला गया और 8 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे घटना में कांग्रेस ने सरकार को घेरने का काम किया है। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर ज्यादा ध्वनि तक वर्जित होती है, लेकिन उस पूरे क्षेत्र में बिना रोक टोक के काम चल रहा था। हैवी मशीनों के तहत वहां काम किया जा रहा था। मौसम विभाग के तहत अलर्ट भी जारी किया गया, लेकिन उसको हल्के में लिया गया,
जिस कारण 56 लोग हादसे का शिकार हुए। वहीं उन्होंने ऐसे में जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मौसम का अलर्ट था और उतने अलर्ट के बाद भी वहाँ लोगों से काम कराया गया। और आप सब लोग जानकार हैं इस बात के कि ध्वनि का जो वाइब्रेशन है वो हायर एल्टीट्यूड्स में कितना खतरनाक होता है। जहाँ 12 महीने बर्फ़ रहती है, एवलेंजेस आने का खतरा रहता है, वहाँ ऊंची ध्वनि से बचा जाता है। और वहाँ ऐसे में हथौड़े चल रहे हैं, बड़ी भारी मशीनें ले जाई गई हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अलर्ट के बाद वहाँ मजदूरों को काम में लगाया गया। जो मरे हैं उनके लिए हमारी शोक संवेदनाएं हैं, लेकिन जिन अधिकारी और कर्मचारियों की कारगुजारी ये रही है या जिन जो इसके लिए दोषी है उनके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। लगभग पहले हो चुके थे लोग कि लगभग अगले 4 दिनों में। वहीं आपको ले चलते खास कार्यक्रम की ओर। आज देहरादून में पुस्तक मेले का उद्घाटन उत्तराखंड भाषा संस्थान के तहत उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभा को संबोधित किया और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उन सभी महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को न केवल एक दिशा देने का काम किया है बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को भी नई पहचान दी है। यह हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हम आज इस साहित्योत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण से एक ऐसी विभूति को सम्मानित कर रहे हैं जिनकी लेखनी से साहित्य जगत का प्रत्येक साहित्य प्रेमी परिचित है। सुभाष पंत जी ने न केवल उत्तराखंड बल्कि समूचे हिंदी साहित्य के लिए प्रेरणा के वो स्रोत रहे हैं। मैं इस अवसर पर आज उनको अपनी ओर से, देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, पूरे प्रदेश की जनता की ओर से उनको बहुत बधाई देता हूँ, हृदय दिल से बधाई देता हूँ। साथ ही इस अवसर पर उन सभी साहित्य साधकों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं जो अपनी सृजनशीलता के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समृद्ध करने के साथ साथ नई पीढ़ी को भी उसको सौंपने का काम कर रहे हैं। नई पीढ़ी को अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनको पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपने का काम महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि हमेशा से ये रचनात्मकता की भूमि रही है, योग की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है और संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है, समाज को दिशा देने का काम किया है। इसी भूमि पर हमारे ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या कर अनेक महान ग्रंथों की रचना की है। हमारे प्रदेश में स्थित पहाड़ों की विशालता, गंगा की पवित्रता और 71% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित, हिम चोटियों से आच्छादित, अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से अनगिनत लेखकों को, कवियों और विचारकों को प्रेरणा प्रदान करने का काम इस भूमि ने किया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ की शांति में अपने अमर काव्य रचे। महादेवी वर्मा जी ने हिमालय से संवाद कर अपनी कालजयी रचनाओं को आकार दिया। सुमित्रानंदन पंत जी ने कौसानी की वादियों से देश दुनिया को शब्दों के माध्यम से जोड़ने का काम किया। शिवानी जी ने अपने कथा संसार में उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत किया, जबकि शैलेश मटियानी जी ने सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद कहलाने का गौरव प्राप्त किया। आज भी रस्किन बॉन्ड और लीलाधर जगूड़ी जी जैसे साहित्यकार देवभूमि की पहचान को विश्व मंच पर स्थापित कर रहे हैं और इसी गौरवशाली परंपरा में आज सुभाष पंत जी भी शामिल हो रहे हैं, जिनकी लेखनी उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, किसी भी समाज का साहित्य ही उसका वास्तविक दर्पण होता है, जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को उजागर करने का काम करता है। और लेखक केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते हैं,
बल्कि समाज के चिंतक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं और प्रेरक होते हैं। भारत के अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को तभी गति मिली जब हमारे कवियों और रचनाकारों ने देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनको अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से उनको जोड़ने का काम किया, जागृत करने का काम किया और हमारे राज्य की स्थापना में भी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक कदम ने